तो अब हम लोग क्लास यहां से स्टार्ट कर चुके हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल triangle, an equilateral triangle is inscribed, an equilateral triangle is inscribed in parabola y square is equal to 4ax। तो ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है कि an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax whose vertex is at the vertex of parabola। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अंदर बना है, और जिसका जो वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई करता है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का भी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन भी है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी भेजे, वो सॉल्यूशंस आपको कॉपी में करने हैं और मेरे को नोट्स भेजने हैं। तो मैं किसी भी टर्न पे आपके सारे सॉल्यूशंस रैंडमली चेक करूंगा, और अगर आप नहीं किया होगा आपने, तो फिर उसके लिए क्या करूंगा कि मैं क्लास कैंसिल करूंगा, और जो भी क्लास का टाइम होगा, लेट्स से आपका क्लास का टाइम है 5:30 से 7 या 8, जो भी टाइम है, फिर उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको अपना काम कंप्लीट करके मेरे को भेजना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भेज रहा हूं, तो आपको वो नोट करना है, और किसी भी टाइम पे मैं आपसे वो नोट्स भी मांगूंगा, और वो नोट्स आपको मेरे को भेजने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं भेज पाए तो वो आपको फिर मैं क्लास कैंसिल करके उसी टाइम में ही आपको वो नोट्स अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपकी क्लास का टाइम 5:30 से 6 है या 7 है, तो उसी ड्यूरेशन में ही आपको अपने नोट्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, और फिर उसी ड्यूरेशन में हमको नोट्स अपने भेजने पड़ेंगे। तो बच्चों आपके सामने अभी मैंने आपको क्या किया है, कुछ क्वेश्चन अभी बताए हैं आपको, काफी आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन में कहा गया है वही मैंने काम किया है। ध्यान से देख लीजिए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो इस पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई करते हैं। और आपको पैराबोला आसान से लर्न हो चुका है कि पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और सभी बच्चों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हर साइड होती है वो इक्वल होती है, जितनी भी साइड होती है वो इक्वल होती है। तो बच्चों हम लोग इस साइड को मान लेते हैं, ए बी को एल मान लेते हैं। ए बी को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। और बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो उस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरा 60 है तो आधा 30-30 हो जाएगा। तो बच्चों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको उस एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी फिजिक्स यूज करनी पड़ेगी। और फिजिक्स जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपके पास एल के कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएंगे। तो एल के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, ये एल है। तो आपको सिखाया गया है कि थीटा के पास वाला एल कॉस थीटा होता है, और थीटा से दूर वाला एल साइन थीटा होता है। तो बच्चों अगर मेरे को इस बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम बी पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर आपको ओरिजिन के अलोंग पहले एम चलना पड़ेगा, और फिर आपको एम बी चलना पड़ेगा, तभी आप बी पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो बच्चों आपका एम क्या है वो आपको क्लियर है कि आपका जो एम है वो एल कॉस थीटा है, और बीएम जो है बच्चों वो भी आपको क्लियर है, वो है एल साइन थीटा। थीटा की जगह बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री है। तो बच्चों इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एल कॉस 30 कॉमा एल साइन 30। तो बच्चों बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता पड़ गए हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल कॉस 30
cos 30 की वैल्यू है √3/2, L sin 30 की वैल्यू है हाफ। तो बच्चों आपको अब छोटा सा काम करना है। काम ये करना होगा कि ये जो बी पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई करता है, तो आप क्या लिखेंगे, बी पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। तो बी पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारी इक्वेशन है y² = 4ax, इसमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर = 4ax। x की वैल्यू है बच्चों √3L/2। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 8a√3। अब आप चेक कर सकते हैं बच्चों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर निकल आ गया है। अब आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चों, इफ, ध्यान से देखिएगा मैं लिखने जा रहा हूं, इफ y1, y2, y3 be the ordinates, ध्यान से देखिएगा, if y1, y2, y3 be the ordinates of vertices of triangle inscribed in parabola y² = 4ax, then show that the area of triangle is 1/8a times y1 minus y2, y2 minus y3, y3 minus y1। तो बच्चों ये आपके सामने देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि y1, y2, y3 ये क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट्स को बच्चों हम लोग ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं और x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। तो y1, y2, y3 क्या है, ऑर्डिनेट्स है, मतलब y कोऑर्डिनेट्स है किसके, ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल पैराबोला y² = 4ax के अंदर बना है। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप एक पैराबोला का फॉर्मेशन कर लीजिए हर बार की तरह। पैराबोला है आपका y² = 4ax। अब आप उसको बनाने की आदत पड़ गई होगी। अब आप इसके अंदर कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, लेट्स से आपने ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक, ये ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल बनते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अब की बार ये तो लिखा नहीं है कि ट्रायंगल का वर्टिसेस पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई करता है, तो हम जाहिर सी बात है उसके वर्टेक्स पे तो लाई कराएंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कि ट्रायंगल का वर्टेक्स और पैराबोला का वर्टेक्स लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बच्चों ए पॉइंट का आपको क्लियर कट है कि आपको क्या पता है, ऑर्डिनेट पता है। ऑर्डिनेट इसका क्या है, y1 है। बी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, y2 है। और सी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, y3 है। तो इसको आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और ऑर्डिनेट का बच्चों मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। और बच्चों अगर आप जानते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax, तो अगर y की जगह आप y1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y1, दिस इज y1² / 4a। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर आप इसमें y2 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y2² / 4a। सिमिलरली आप इसमें y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी y3² / 4a। तो बच्चों आपके पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये पॉइंट्स आपके निकल करके आ गए हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बेहद आसान काम है, आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या मैंने आपको बताया था जब उसके वर्टिसेस पता होते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया आप यूज करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों मैंने आपको सिखाया था एक छोटे से स्टैंडर्ड में,
एक ट्रायंगल बना करके, अगर आपको याद हो तो उसको यूज करिए। मैंने बताया था अगर आपके पास वर्टिसेस हो तो आप उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को पता है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको तीनों वर्टिसेस वगैरह सब पता है। जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपके पास जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूविंग वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से लिखते हैं। 1/2 x1 की जगह क्या है, वो है y1 स्क्वायर अपॉन 4a, ब्रैकेट में वही रहेगा y2 माइनस y3। आप अपने पॉइंट्स को जहां पे एबीसी लिखा है वहां पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दीजिए और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, जो एक्सप्रेशन अभी आपके सामने लिखा जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन 1/2 टाइम्स। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए कि 1/4a पूरे में कॉमन है, तो 4a आप पूरे से यहां पर कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप पूरे से 4a कॉमन लेंगे तो ये बाहर 8a बन जाएगा, और 8a आपको प्रूविंग में चाहिए भी था, ये बाहर निकल आया। अब बच्चों आपको थोड़ी बहुत मेहनत और करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत आप कर लीजिए हमारे साथ। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ी बहुत मेहनत करिए। तो उस मेहनत को आप स्टार्ट करिए, किस तरह से करेंगे इसको आपको फैक्टर वगैरह करके एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, तब उसको प्रूफ कर पाएंगे। तो प्रूविंग के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज y1 स्क्वायर टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस y2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y2 स्क्वायर y3 माइनस, और उधर से आप एक टर्म ले लीजिए, दिस इज y2 y3 स्क्वायर। आप राइट हैंड साइड से एक टर्म एक और ले लीजिए, माइनस y1 टाइम्स ये हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। तो ये पूरा बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने इस तरह से लिखा है, तो मैंने टर्म्स सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट के अरेंज करके इनको लिख दिया है ताकि जो हमें प्रूफ करना है वो हम निकाल पाए। बाकी अरेंजमेंट आपके ऊपर है, आप अपनी तरफ से भी अरेंजमेंट करके प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये y1 स्क्वायर है और यहाँ आ गया y2 माइनस y3, पहले वाले टर्म को मैंने छेड़ा ही नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो y2 y3 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से भी आ गया y2 माइनस y3। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से y1 कॉमन है और यहाँ से भी फैक्टर आ गया y2 माइनस y3 और y2 प्लस y3। तो आई थिंक आपको ये टर्म क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ये हो गया अगेन 1/8a टाइम्स। तो आपको पूरी तरीके से क्लियर कट यहाँ पे विजिबल होगा कि y2 माइनस y3 कॉमन हो गया। तो y2 माइनस y3 कॉमन होते ही अंदर बचा है आपका y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के साथ आप एक काम कर लीजिए, y1 स्क्वायर के साथ आप ले लीजिए y1 y2, ठीक है। और y1 y2 आपको दिख भी रहा है क्योंकि आपने y2 माइनस y3 ले लिया है कॉमन, तो y1 y2 आपको देखिए क्लियर कट वहां पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में। प्लस अब आप इसको लिख लीजिए y2 y3 माइनस y1 y3। तो हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है। तो ये बच्चों हो गया 1/8a टाइम्स y2 माइनस y3। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन अब हो चुका है, इसमें से y1 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा y1 माइनस y2, और दूसरे वाले ब्रैकेट से आपका जो कॉमन है वो कॉमन है y3। y3 कॉमन लेते ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, बल्कि माइनस का y3 कॉमन लेते ही आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं। तो 1/8a टाइम्स y2 माइनस y3 y3, तो ये टर्म्स देख लीजिए y2 माइनस y3 y1 माइनस y2 और y1 माइनस y3। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करिए बच्चों,
अगर आपको प्रूविंग वाला एडजस्टमेंट करना है तो सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट से आप माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपको जो प्रूफ करना था वो एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे दीजिए, कोई टर्म आपको मिसमैच कर रहा हो, कम समझ में आ रहा हो तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जल्दी आ रहा है, देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके स्कूल का ही क्वेश्चन है और हर जगह आ चुका है, तो हम दोनों क्वेश्चंस आपको करके बता रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी गलत भी होता है। तो क्वेश्चन है बच्चों, a rectangle ABCD is inscribed. A rectangle ABCD is inscribed in circle with a diameter lying along the line 3y is equal to x plus 10. देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है a rectangle ABCD is inscribed in a circle with a diameter lying along the line 3y is equal to x plus 10. If A and B are points -6, 7 and 4, 7 respectively, find the area of rectangle. Find the area of rectangle and equation of curve. कर्व यहां पर क्या है, सर्किल है, तो आपको सर्किल की इक्वेशन भी निकालनी होगी। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो सभी बच्चों का ज्यादातर गलत हो जाता है। तो अब आप समझ लीजिए इसको करना कैसे है। जैसे आपने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल आपकी स्क्रीन पे बन गया। सर्किल बनाने के बाद उसमें लिखा है रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, यानी रेक्टेंगल इस सर्किल के अंदर बना है। तो जैसे ही आप इस सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आपका बन के आएगा। आप चेक कर लो, इस तरह से रेक्टेंगल कुछ बन करके आ रहा है। बल्कि आप चेक कर लो, अपनी कॉपी में आप बना के चेक कर सकते हो। दिस इज एक रेक्टेंगल जो है वो सर्किल के अंदर बन करके आ रहा है। अगर आप उसको और साफ सुथरा बनाओगे तो ये और साफ सुथरा बन जाएगा। अब थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा ये। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना, अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद अ डायामीटर लाइंग अलोंग द लाइन। तो सर्किल का जो डायामीटर है वो एक लाइन के अलोंग लाई करता है। तो सर्किल का चलो हम लोग डायामीटर बनाते हैं। डायामीटर उसे कहेंगे जो सर्किल के सेंटर से पास कर रहा हो। तो सर्किल के सेंटर से पास करती हुई लाइन, उसी को ही हम लोग डायामीटर कहेंगे। वो लेट्स से मैंने अभी आपके सामने बनाई है। तो ये सर्किल का सेंटर है और ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू x प्लस 10। ध्यान से देखिए, 3y इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर और तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर बच्चों और भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है h, k हम लेट कर लेते हैं सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट। और ये आपका रेक्टेंगल है ABCD। रेक्टेंगल में A पॉइंट आपको गिवन है -6, 7, B पॉइंट गिवन है 4, 7 और ये लाइन भी आपके पास पहले से गिवन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेंटर से डाला कॉर्ड पे परपेंडिकुलर उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जो AB का मिड पॉइंट है वो M होगा, यानी -6 + 4/2। तो -6 अब आप निकाल लीजिए मिड पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है। तो -6 + 4/2 तो कितना आया, -2/2। तो -2/2 कितना हुआ, -1 हुआ। और 7 + 7/2 दैट इज 14/2 तो कितना हुआ,
14/2 दैट इज 7। तो ये आपका -1,2 -1,7 ये आपका पॉइंट हो गया। इसको आप दोबारा फिर से लिख सकते हैं। ये आपको बस पता होना चाहिए कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। तो इतनी ज्योमेट्री आप समझ गए होंगे कि जो ज्योमेट्री हमने बताई है, क्योंकि यही ज्योमेट्री इसमें गिवन भी है। अब आपको करना क्या है, आपको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो आपके पास जो वर्किंग मैंने आपको बताई है, पहले ये वर्किंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों आप क्या करिए, यहां पर आप एपी निकालने की कोशिश करिए और सोचिए एपी आप किस तरह से निकाल सकते हैं। एपी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। वो आप किस तरह से निकालेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं निकाल पा रहे तो उसकी वर्किंग मैं आपको कहिए तो बताऊं। तो इसकी वर्किंग आपको अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर सारे पॉइंट्स आपको लिख देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखिए कि जो पी पॉइंट है वो किस पे लाई करता है, लाइन पे लाई करता है। कौन सी लाइन पे, 3y = x + 10 पे। और ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस बात को लिख भी सकते हैं कि जो P पॉइंट है जिसको आपने सर्किल का सेंटर माना है वो क्या है, वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है ना। और जो आपकी AB लाइन है, AB लाइन वो x एक्सिस के पैरेलल है। AB लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि अगर आप AB लाइन का स्लोप निकालेंगे तो AB लाइन का स्लोप देख लीजिए क्या आ रहा है। AB लाइन का स्लोप आ रहा है 0, देख लो। AB लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। जो AB लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप इसको चेक कर लो, जिसका स्लोप 0 होता है तो लाइन पैरेलल टू क्या होती है, x एक्सिस। इसका मतलब अगर आप M से पास होने वाली लाइन लिख रहे हो, M से पास होने वाली लाइन जो लिख रहे हो वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = -1। तो बच्चों इसमें ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, क्योंकि मैं सारी बातें यहाँ पे आपको बता रहा हूं और लिख भी देता हूं। तो आप लिख लीजिए भले, क्लियरली सेंटर P of circle lies on 3y = x + 10 and perpendicular bisector of AB, ठीक है ना। जो P पॉइंट है वो कहां लाई करता है, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करता है। उसके बाद लिख लो, as AB is parallel to x axis, therefore perpendicular bisector of AB passes through -1,7 and is parallel to y axis। और अगर y axis के पैरेलल है तो बच्चों अगर ये लाइन y axis के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = -1। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन है x = -1। और बच्चों अगर आप x = -1 इस लाइन में पुट कर देंगे, कौन सी लाइन, 3y = x + 10 में आप क्या करिए, x = -1 पुट कर दीजिए तो y आपका 3 आ जाएगा। तो बच्चों से आपका P पॉइंट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड -1,3। यानी आपने सेंटर ऑफ द सर्किल निकाल लिया। और यदि सेंटर आपको क्लियर है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास रेडियस आ जाएगी AP। तो रेडियस इज √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो रेडियस बच्चों आपकी आ गई √41। अब बच्चों सर्किल का सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब आपको बच्चों क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है वो? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप AD और AB ये दो चीजें निकालने की कोशिश करिए। अगर आप AD को देखेंगे तो AD क्या है बच्चों? 2 टाइम्स PM है। आप चेक कर लीजिए, जो AD है वो 2 टाइम्स PM होगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम P से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो आपको ये क्लियर कट अभी हमने बताया कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो अगर हम कहें कि AD क्या है, तो AD क्या है बच्चों? 2 टाइम्स PM है। और PM आप निकाल सकते हैं क्योंकि P भी पता है, M भी पता है। तो PM अगर आप निकालेंगे तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वो होगा -1 + 1 का होल स्क्वायर और 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये निकल के आएगी वैल्यू 2 × 4 यानी कि 8। ठीक। उसके बाद बच्चों आप AB भी निकाल सकते हैं। AB कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AB निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा? 10 × 8 दैट इज 80 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। तो अगर आपको याद हो तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड जिसका सेंटर लाई करता है इस लाइन पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला मेथड मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसको एक बार हम 1, -2 से पास कराएंगे और एक बार 4, -3 से पास कराएंगे, तो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। और आपके पास GFC 3 अननोन होते हैं, तो तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सर्किल है उसका सेंटर -g, -f होता है, उस सेंटर को उस लाइन पे सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो सेंटर है वो उस लाइन पे लाई करता है। तो आपके पास इस तरह से 3 इक्वेशंस बन जाएंगी और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब बच्चों मैं आपको एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ। उस ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका और थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, लेकिन आपको वो मेथड सीखना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉर्ड और ये सर्किल जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। तो सेंटर से डाला गया कॉर्ड पे परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे सेंटर से एक लाइन भी पास कर रही है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन है 3x + 4y - 7 = 0। और आपके पास A पॉइंट भी गिवन है, B पॉइंट भी गिवन है, सब गिवन है। तो सभी बच्चों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों आपका ये पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। दिस इज 1, -2, दिस इज 4, -3। तो और बच्चों आप जानते हैं सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो आप P पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
तो दिस बिकम्स x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी आपका जो P पॉइंट है वो है 5/2 कॉमा -5/2। अब आप चेक करके उसको एक बार देख लीजिए, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो आप इसमें सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकल आया। और अगर आपके पास ए बी का स्लोप निकल आया है तो आप ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते जो लाइन P से पास कर रही है, क्योंकि आपको P पॉइंट पता है एज वेल एज आपको और क्या पता है, उसका स्लोप पता है, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर लाइन है CP लाइन। तो उसका स्लोप हो जाएगा 3। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो आपके पास इक्वेशन हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 3x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग सभी चेक कर लीजिए, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां तक सभी बच्चों को बातें क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या करिए बच्चों, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन, ये जो अभी आपने निकाली है वो ये इक्वेशन, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये भी इक्वेशन आपको पता है। ध्यान से देखिए, तो आपको इस इक्वेशन कह दे तो 1 भी पता है और इक्वेशन 2 भी पता है, और इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्लियर कट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास एक ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपके पास एक और है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ सर्किल का। तो बच्चों सेंटर आपका निकल के आएगा दोनों को सॉल्व करने पे 47/15 कॉमा -3/5। तो आई थिंक आपको सेंटर क्लियर हो गया। और यदि सेंटर क्लियर हो गया तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि CA ये भी रेडियस है, C भी ये भी रेडियस है, और ये रेडियस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर आप AC निकालेंगे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, निकाल लेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो ये आपकी बच्चों रेडियस है, आपको क्लियर होनी चाहिए रेडियस। तो ये रेडियस आ रही है बच्चों, क्लियर कट सॉल्व हो करके स्क्वायर रूट ऑफ 1465 डिवाइड बाय 50, ऐसी कुछ निकल करके आ रही है। तो बच्चों अब आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कितना टिपिकल रहा होगा, कि अगर किसी बच्चे ने 3 इक्वेशन सॉल्व की होंगी तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी टाइम लगा होगा। अब आप देख लीजिए, आपके पास सेंटर भी निकल आ गया, रेडियस भी आ गई है, हेंस द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज x माइनस 47/15 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1465 डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन बेहद आसान है, आप इसको टाइम दे सकते हैं, ये आपके स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of ellipse whose center is at origin, foci are 1,0 and -1,0 and eccentricity is equal to half। तो बच्चों आपके पास ये डाटा गिवन है कि आपको एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है
जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका मतलब वो शिफ्टेड इलिप्स नहीं है, और फोकस दी है, एसेंट्रिसिटी दी है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको गिवन है। तो अगर आपको बच्चों बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो सबसे पहले आप इलिप्स का एक डायग्राम बना लो। ये इलिप्स का डायग्राम अभी मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा। तो बच्चों ये मैंने अभी अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पे इलिप्स का डायग्राम बनाया है। ये बच्चों सेंटर ऑफ द इलिप्स आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, और इलिप्स की जो आपको फोकस समझ में आ रही है, वो फोकस क्या है जरा देखिए ध्यान से। यहाँ आप लिखते हैं ए ई कॉमा 0, और यहाँ आप लिखते हैं माइनस ए ई कॉमा 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी डिस्टेंस ए ई है और ये भी डिस्टेंस ए ई है, तो ये टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2AE। कितनी है? 2AE। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फोकस दिया है, यानी S दिया है आपका 1,0 और S डैश दिया है -1,0। अगर आप इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 2, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आपके पास डिस्टेंस होती कितनी है? 2AE होते हैं, 2AE इज इक्वल टू 2 हो गया। और आपके पास एसेंट्रिसिटी भी गिवन है, एसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है हाफ, क्योंकि इलिप्स है तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। तो क्लियर कट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए होते हैं। तो ए तो आपका निकल आया, ठीक है, अब आपको बी निकालना होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक दूसरा स्टैंडर्ड आपको बता रहे हैं कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए, यानी कि PS डैश, यानी कि PS डैश और PS इनका सम अगर एक कांस्टेंट के बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है उसे हम एलिप्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बताता हूं। यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट के बराबर हो, तो हम इस वेरिएबल पॉइंट के पाथ को कहते हैं कि वो एलिप्स का फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज हमारे पास और क्या होता है, हम ये भी कहते हैं कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दो फोकस से डिस्टेंसेस का सम नहीं, डिफरेंस एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं उसका पाथ फॉर्म करेगा हाइपरबोला। तो बच्चों ये कंडीशन अब आपको लर्न करनी होगी कि यदि PS डैश, मैं आपको कॉपी में लिख के बता रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, यदि PS डैश प्लस PS ये अगर 2A है तो ये बताता है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वो 2A के बराबर होती है, और यदि दोनों का डिफरेंस 2A है तो ये बताता है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एलिप्स और हाइपरबोला के लिए एक और आपको स्टैंडर्ड पता पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, एलिप्स की आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, P पॉइंट आपका एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको आप h, k या x, y लेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड यूज करेंगे जो एलिप्स वाला है। कैसे स्टैंडर्ड यूज करेंगे, PS डैश प्लस PS का जो सम है वो 2A के बराबर कर देंगे, और A आपको पता है 2 है, तो 2A हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और जब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनली एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों हम इस वाले स्टैंडर्ड को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए। तो बच्चों ये 2A के बराबर होता है 4। अब बच्चों इसी इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, और जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं। वैसे सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होती नहीं है लोगों को, लेकिन आपको अगर हो तो आप हमको बताइएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे सबसे पहले। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये सबसे पहले जो टर्म्स प्रोड्यूस होंगे वो टर्म्स मैं आपको लिख के दिखाता हूं।
दिस इज ए स्क्वायर, तो ये तो पहला वाला रूट का स्क्वायर होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये भी रूट का स्क्वायर है, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2ab, तो a की जगह ये बड़ा सा स्क्वायर है, तो b की जगह भी आपको एक बड़ा सा स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स एक स्क्वायर रूट बनाएंगे और एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड जो है वो भी एक और हो सकता है, लेकिन आप इसी मेथड से कर लीजिए तो भी आपका हो जाएगा। बाय द वे सिंप्लीफाई आपको करना है, तो जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन आपके पास जो फाइनली निकल करके आएगी वो मैं आपको लिख देता हूँ। वो इक्वेशन फाइनली निकल के आएगी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको रिव्यू कर, तो बच्चों अभी मैंने आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान बताया। अब क्या करिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें एक रूट को उस तरफ ले जाइए, यानी कुछ इस तरह से लिख दीजिए जैसे मैंने अभी आपको ये लिख करके दिखाया है, जहां भी मार्क किया है इसको आप इस तरह से लिख दीजिए और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने के बाद ये वाले टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए या इधर उधर डायरेक्टली कैंसिल कर लीजिए। फिर क्या करिए, आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जनरेट होगा, उसमें 16 को उधर ले जाइए और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली ऐसा आंसर आएगा और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा।